आवाज की दुनिया के दोस्तों को मनोहर महाजन का प्यार भरा आदाब, नमस्कार। यादें मेरे दौर की एपिसोड नंबर 7 में आप सबका स्वागत है, जो मेरे YouTube चैनल पर आप अब लगातार देखते रहेंगे। दोस्तों, कंठ कोकिला लता मंगेशकर, शहनशाह मौसीकी मोहम्मद रफ़ी, शहनशाह गज़ल मेहदी हसन, सदाबहार किशोर कुमार, अमीन सयानी साहब, कुसुम कपूर, अख्तर रोमानी, हसन रिजवी, आशा शर्मा, मंगेश देसाई, सदाशिव देसाई जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मेरे एनकाउंटर्स, मेरी मुलाकातें, मेरी भेंटें आप पिछले 6 एपिसोड्स में देख चुके हैं। ये जो कहानी मेरे दौर की है, यानी यादें मेरे दौर की, इसमें रेडियो सिलोन छोड़ने के बाद बंबई में यानी मुंबई में जो मेरी स्ट्रगल थी, मेरी कोशिशें थी, मेरी हरकतें थी जिन्हें आप कह सकते हैं, उनकी कहानी है। और उन्हीं कहानियों में मेरे एनकाउंटर्स उन हस्तियों से होंगे जिनके नाम तो मैं कुछ हस्तियों के साथ कर चुका हूं और बहुत सारी हस्तियां आगे आने वाली हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इस एपिसोड नंबर 7 में मैं करने वाला क्या हूं। मैं एपिसोड 6 में आपको बता चुका हूं कि मैं जब रेडियो सिलोन छोड़कर आया तो 3 या 4 महीने बेकार रहा। उसके बाद की कहानी कि कैसे अमीन साहब ने मेरी आवाज़ सुनी और किस तरीके से उन्होंने काम से मुझे लाद दिया, और वहीं पर मनोज जी और उसके बाद मंगेश देसाई, सदाशिव देसाई जो डबिंग किंग कहलाते हैं, उनसे मेरी मुलाकातें हुई, उनसे मेरे एनकाउंटर्स हुए। अब उस दौर में माहौल क्या था जब मैं आया था, माहौल क्या था, हस्तियां कौन कौन सी थीं जो इस क्षेत्र में कामयाबी की मंजिलें छू रही थीं, मैं थोड़ी सी चर्चा इन हस्तियों के बारे में करना चाहता हूं। दोस्तों, जब मैं मुंबई आया तो आवाज की दुनिया में विविध भारती का आगमन हो चुका था। वो अपने उरूज पर थी। रेडियो सिलोन भी दिन दूनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स थे जिन्होंने बाद में छोड़ दिया, बाल गोविंद श्रीवास्तव। देखा जाए तो कमर्शियल सर्विस की शुरुआत रेडियो सिलोन पर करने का श्रेय इन्हें ही जाता है, जिनका नाम है बाल गोविंद श्रीवास्तव। बाल गोविंद श्रीवास्तव साहब का ही एक प्रोग्राम था कैडबरी फुलवारी, जो पहले ओवल्टीन फुलवारी के नाम से होता था और जिसे चरित्र अभिनेता मनमोहन कृष्ण एंकर किया करते थे। उसी प्रोग्राम में यानी कैडबरी फुलवारी में पहली बार अमीन साहब को वॉइसिंग में ब्रेक मिला था। है ना ताज्जुब की बात कि अमीन साहब की जो शुरुआत हुई थी वो कैडबरी फुलवारी से हुई थी। वहां भी हुआ क्या था कि जो कमर्शियल बोलने वाली वॉइस थी वो आई नहीं थी उस दिन। अमीन साहब जो थे वो अक्सर देखने के लिए इस प्रोग्राम को जाया करते थे, क्योंकि हमीद सयानी साहब रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में डायरेक्टर थे और अमीन साहब उनके छोटे भाई थे, और हमीद साहब एक बहुत बड़ी वॉइस थे इंग्लिश की उस दौर में। तो हुआ यूं कि इस प्रोग्राम का कमर्शियल बोलने वाली वॉइस आई नहीं, तो बाल गोविंद श्रीवास्तव जी ने अमीन साहब से कहा, कमर्शियल बोलोगे? तो अमीन साहब ने झिझकते हुए कहा, इंग्लिश में? उन्होंने कहा, नहीं, हिंदी में है भाई। और हिंदी का उन्होंने जो स्क्रिप्ट है उसे दिया। अमीन साहब चूंकि उनकी जो एजुकेशन इंग्लिश में हुई थी और मादरे जबान उनकी गुजराती, हिंदी उर्दू मिक्स उनकी मदर कुसुम सयानी जिसे उन्हें मिली थी, तो उन्होंने वो कमर्शियल पढ़ा और उन्हें मालूम है आपको फी के रूप में क्या मिला? ओवल्टीन का एक डिब्बा। ये थी फी अमीन सयानी साहब की पहली वॉइस की। और उसके बाद फिर तो अमीन साहब को कोई रोक नहीं सका। उनकी बिना का गीतमाला शुरू हुई आधे घंटे के लिए, फिर वो 1 घंटे में तब्दील हुई और फिर विश्व की सबसे बड़ी ख्याति वाली गीतमाला बन गई। तो बाल गोविंद श्रीवास्तव साहब जो थे उन्होंने ब्रेक दिया था, और रेडियो सिलोन में उस जमाने में उनके
कुछ प्रोग्राम बड़े ही पॉपुलर थे। एक तो था कैडबरी फुलवारी जिसके वो प्रोड्यूसर थे, दूसरा था दुनिया की सैर जिसमें वो फिल्मी बातों के बारे में बताया करते थे, और एक थी संगीत पत्रिका। इसके अलावा जो फिल्म के रेडियो प्रोग्राम होते थे पब्लिसिटी के, उनकी शुरुआत करने वाले भी बाल गोविंद श्रीवास्तव जी ही हैं। मुझे थोड़ा हल्का हल्का याद है, जब मैं बचपन में सुना करता था उनकी आवाज़। मैंने उनका रेडियो प्रोग्राम फिल्म दूज का चांद एक फिल्म आई थी 1964 की, इसी 1964 में गीत गाया पत्थरों ने, ये फिल्म आई थी। और इसी दौर में 1964 में जहां आ रहा, इन तीनों फिल्मों की रेडियो पब्लिसिटी बाल गोविंद श्रीवास्तव साहब ने की थी, और अपनी आवाज में। आवाज भी उनकी बहुत अच्छी थी, थोड़ी सी पतली आवाज थी, बहुत बेसी आवाज नहीं थी, लेकिन बड़ी ही खूबसूरत आवाज थी। तो इन रेडियो प्रोग्रामों की परंपरा जो है उन्होंने शुरू की, और उसके बाद अमीन साहब ने टेक ओवर किया, हसन रिजवी साहब आए, बहुत सारे लोग आए, ब्रिजभूषण जी आए, विनोद शर्मा जी आए, जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। बहुत सारी हस्तियां इस क्षेत्र में आई। रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज में बाल गोविंद श्रीवास्तव जी थे। अब जब विविध भारती शुरू हुआ और 1967 में कमर्शियल सर्विस शुरू हुई, विविध भारती यूं तो 1957 में शुरू हुआ, लेकिन उसकी कमर्शियल सर्विस जो है, जिसमें कमर्शियल आने जो शुरू हुए, वो 1967 से शुरू हुए। उसी समय बाल गोविंद श्रीवास्तव जो साहब थे, वो रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज से अलग हो गए और उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी खोली, जिसमें वो और कमल बारोत, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, याद है ये गाना? कमल बारोत, लता मंगेशकर का सुपरहिट सॉन्ग। वही कमल बारोत बाल गोविंद श्रीवास्तव जी के साथ बहुत सारे रेडियो प्रोग्रामों में इन्वॉल्व हुई। ज्यादातर शक्ति सामंत की जितनी फिल्में आती थी, उनकी पब्लिसिटी और वॉइसिंग ज्यादातर इन्होंने ही की। इन्होंने अपनी खुद की एजेंसी खोली। और मुझे याद है, जब मैं आया था तो उस समय मैं कौन सी फिल्म, शायद कसौटी कर रहा था, कसौटी या कुछ और फिल्म थी। उसी समय बाल गोविंद श्रीवास्तव जी की एक फिल्म पापी, मेरे ख्याल से वो कौन से ईयर में आई थी, 1972 के आसपास, शायद 73 के आसपास, पापी, ओपी रलन की पापी, ठीक है। वो कमर्शियल्स मैंने रेडियो पर विविध भारती पर सुने थे। और मजे की बात यह है कि उस दौर में क्या होता था कि जो फिल्म होती थी ना, 15 सेकंड के रेडियो स्पॉट्स होते थे, कमर्शियल होते थे। 15 सेकंड में आप प्रोडक्ट के कितनी बार नाम ले सकते हैं, इसकी हम लोगों में चर्चा हुआ करती थी कि यार मैंने उस 15 सेकंड के कमर्शियल में उस प्रोडक्ट के इतनी बार नाम लिए। आप यकीन करेंगे, उन्होंने एक 15 सेकंड के कमर्शियल में, यानी स्पॉट में, जो फिल्म का स्पॉट था, उसमें उस फिल्म के 15 बार नाम लिए थे। आप यकीन करें, वो आज भी मेरे कानों में गूंजता है। फिल्म का नाम था पापी। ये मेरे ख्याल से 1972-73 में रिलीज हुई थी। ओपी रलन साहब की थी ये, प्रोड्यूसर ओपी रलन साहब की फिल्म थी, और फिल्म का नाम था पापी। इसमें जीनत अमान थी, सुनील दत्त थे, बप्पी लाहिरी का म्यूजिक था, ओपी रलन खुद थे। तो उन्होंने स्पॉट कैसे बोला था, ओपी रलन पापी, जीनत अमान पापी, सुनील दत्त पापी, बप्पी लाहिरी पापी। तो इस तरीके से 15 बार वो आज भी हम याद करके बाल गोविंद जी को याद करते हैं। मेरी उनसे बहुत ज्यादा मुलाकातें नहीं हुई, बस मैंने उनको कुछ समारोह में देखा था बस। तो उनके बारे में ये बताना, बहुत सीनियर वॉइस आर्टिस्ट और प्रोड्यूसर थे वो रेडियो के, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था, बता दिया। अगली हस्ती हसन रिजवी साहब। जब मैं आया, उनकी आवाज और अमीन साहब की आवाज, खैर छाए हुए थे ये दोनों। हसन रिजवी साहब के बारे में आपको मैं बता चुका हूं। अब जिस हस्ती के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है प्रातः स्मरणीय पंडित विनोद शर्मा जी, जो एक वॉइस आर्टिस्ट ही नहीं, एक बहुत बड़े कॉपीराइटर, बहुत बड़े सिंगर, बहुत बड़े फिल्म कलाकार। क्योंकि मुझे इसलिए याद आता है कि पंडित जी ने एक बार बताया था मुझे कि 1945 में पंचोली आर्ट्स लाहौर में उन्हें एक फिल्म के लिए साइन किया गया था, जिसका नाम था धमकी। वो फिल्म रिलीज तो नहीं हुई, लेकिन पंडित जी ने शायद उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। वहां से फिर वो 1948 में पार्टीशन के बाद जो था, ऑल इंडिया रेडियो
में उन्होंने ज्वाइन किया। ही इज़ फ्रॉम कानपुर और संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे। और उसके बाद रेडियो से जब वो डबिंग में आए वहाँ भी उन्होंने तहलका मचा दिया। अगर आपको याद हो, प्रेस्टीज कुकर याद है आपको? आज भी वो प्रेस्टीज कुकर चलता है। बीवी से करते जो प्यार वो कैसे करे इनकार। ओरिजिनल जो एड था वो भी पंडित जी ने मॉडलिंग की थी और ये लाइन पंडित जी की थी। इतने बड़े कॉपीराइटर थे। और आज भी जो एमडीएच मसाले का एड आता है, एमडीएच सच सच एमडीएच या देगी मिर्च का तड़का अंग अंग फड़का, ये पंडित जी की कॉपी है। एक और स्पॉट आता है, वॉशिंग पाउडर निरमा डा 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 दूध सी सफेदी, ये पंडित जी की कॉपी है। और पंडित जी सिंगर भी थे। अब आपको बताऊं कैसे। आपने वो सुना है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार, आशा भोसले जी का मशहूर गाना। उसमें एक वॉइस है जो पूछते हैं फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, वो विनोद शर्मा जी की आवाज है। तो इतने वर्सेटाइल आर्टिस्ट थे वो। और मजे की बात ये कि उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में रहकर हवा महल में इतने सारे नाटकों में वॉइस दी कि उस दौर में वो बहुत ही पॉपुलर वॉइस ओवर आर्टिस्ट माने जाते थे। फिर उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो से वो एज ए फ्रीलांसर बम्बई में आ गए। मुझसे पहले मेरे काफ़ी सीनियर थे और यहाँ आकर उन्होंने एज ए कॉपी राइटर, एज ए वॉइस आर्टिस्ट, और उनके प्रोग्राम, बाप रे, रेडियो प्रोग्राम तो आज तक लोग याद करते हैं। इंस्पेक्टर ईगर, जिसमें वो इंस्पेक्टर ईगर का रोल करते थे। और उस पर उसी रेडियो प्रोग्राम पर एक फिल्म भी बनी थी जिसे संजीव कुमार ने इंस्पेक्टर ईगल का रोल किया था। और पंडित जी का जब ये प्रोग्राम आता था तो उस समय सड़कें सूनी हो जाती थी, जैसे महाभारत के समय में हुआ करती थी। इतना पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम था। इसके अलावा पंडित जी एक और प्रोग्राम किया करते थे, मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर ईगल था, कोहिनूर गीत गुंजार। वाह, कोहिनूर गीत गुंजार में वो कुछ बड़े ही फिलोसॉफिकल चीज़ें लेकर आते थे और उनका जो विश्लेषण करते थे, वो गाने बजाते थे, वो कमाल की चीज़ थी। कोहिनूर गीत गुंजार भी उनका बड़ा ही पॉपुलर प्रोग्राम था। और पंडित जी के साथ काम करने का मुझे बड़े ही सुनहरे अवसर मिले। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार उनसे मेरा एनकाउंटर हुआ था तो उस समय एक रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसका सुपरविजन वो कर रहे थे। तो वो घटना आज भी मुझे याद है। कुसुम कपूर जी का प्रोडक्शन था वो, और विनोद शर्मा जी उसको जो थे वो सुपरवाइज कर रहे थे। मेरे स्विश ब्लेड के लिए था कुछ जासूसी कहानी टाइप का प्रोग्राम। तो उसमें मुझे बुलाया गया था एक वॉइस करने के लिए। अनाउंसर का रोल था, अनाउंसर का। फिल्म का वो प्रोग्राम था टाइगर, जिसमें सईदुल हसन साहब जो मोदी के मतवाले राही में ललित बना करते थे, क्लीनर बना करते थे, वो उस रेडियो प्रोग्राम में हीरो थे। टाइगर उनका नाम था और वो बहुत सी समस्याएं हल किया। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो यूजुअली देखा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो से आए हुए लोग और रेडियो सिलोन से आए हुए लोग, उनमें कोई 36 का आंकड़ा शुरू में जरूर होता है, बाद में भले वो ठीक हो जाए, उल्टा हो जाए, मगर होता ज़रूर है। तो जैसे मेरा रोल आया और पंडित जी सुपरवाइज कर रहे थे, तो जैसे मेरा रोल आया तो चले, अरे यार ये लौंडा तो अनाउंसर लग ही नहीं रहा है। तो कुसुम जी वगैरह सब गए हुए, अब ये लौंडा अनाउंसर लग ही नहीं रहा। उस समय अजय चड्डा जो बाद में बड़े वॉइस ओवर बने, वो रिकॉर्डिस्ट थे उस समय, कादरी और अजय चड्डा। तो जब पंडित जी ने बोला, और मैं रेडियो सिलोन में 7 साल अनाउंसर का जॉब करके आया था और मैं उस प्रोग्राम में अनाउंसर नहीं लग रहा, तो सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। तो अजय चड्डा जो थे वो उस समय वहां नहीं थे, वो सिगरेट पी रहे थे। जैसे वो अंदर आए तो क्या हुआ पंडित जी, तो कहे अबे यार ये लौंडा जो है ना अनाउंसर लग ही नहीं रहा है। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो उस समय क्या था, इको सिस्टम जो था ना वो स्टूडियोज में होता नहीं था। तो इको लाने के लिए क्या करते थे, रिकॉर्डिंग कैबिन और जो जहाँ वॉइस आर्टिस्ट होते थे, वो जो बीच में दरवाजा होता था उसमें जूते रख दिए जाते थे या कोई हैवी चीज रख दी जाती थी ताकि दरवाजा थोड़ा सा खुला रहे। तो क्या होता, रिबाउंड होकर वॉइस जो इको होती थी। तो उसने क्या किया, अपना जूता उतारा
और वो दरवाजे और कैबिन के बीच में रख दिया, बोले अभी बोलो। तो मैं बोला तो आवाज आई ये ऐसा ऐसा, बिल्कुल मतलब जैसे उद्घोषणा होती वैसे आई। तो पंडित जी हाँ यार ये तो चाहिए था। तो बोले लौंडा तो ठीक बोल लौंडा तो अनाउंसर ही लग रहा था लेकिन तो इस तरीके पंडित जी से ये मेरा इंट्रोडक्शन पहली बार हुआ था और बड़ा ही मजा। उसके बाद तो फिर पंडित जी की बड़ी कृपा रही मुझ पर, डबिंग में भी उनका साथ हुआ बहुत सारी चीज़ों में। तो विनोद शर्मा जी उस समय जब मैं बॉम्बे आया तो छाए हुए थे और हर जगह रेडियो प्रोग्राम जहाँ भी ड्रामे होते थे वहाँ उनकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी। मुझे याद है सुधीर पांडे, मुकेश खन्ना, जीएम दुर्रानी साहब इवन, जी हाँ गुलाम मुस्तफ़ा दुर्रानी सिंगर अपने ज़माने के, वो भी, उनके साथ भी मैंने नाटकों में हिस्सा लिया पंडित विनोद शर्मा के निर्देशन में। तो विनोद शर्मा जी प्रातः स्मरणीय, आज उन्हें याद करके मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत कुछ सीखा उनसे। इसके बाद दोस्तों उस दौर में बहुत ही मशहूर आवाज़ थी ब्रिजभूषण। अब ब्रिजभूषण जी जो थे दरअसल वॉइस ऑफ अमेरिका से जुड़े हुए थे, वॉइस ऑफ अमेरिका में ऑलरेडी काम कर चुके थे और बचपन से ही छोटे छोटे रेडियो प्रोग्रामों में जुड़े रहते थे। मज़े की बात यह है तो उनका एक्सपीरियंस था। लेकिन जब वो बॉम्बे आए तो बॉम्बे आए थे वो संगीतकार बनने, संगीतकार और गायक बनने। और शुरू में 1964 के आसपास एक फिल्म भी आई थी पठान, जिसमें शायद प्रेमनाथ और मेरे ख्याल से प्रेमनाथ और मुमताज़ थी उसमें। तो उस फिल्म में उनको कंपोजिशन का मौका मिला था और लता जी की आवाज़ में उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया था जिसके बोल थे ये शाम है धुआं धुआं। तो वहाँ से उनकी शुरुआत हुई एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, एज ए कंपोजर। उसके बाद बहुत सारी फिल्मों में आगे चलकर उन्होंने काम किया, लेकिन एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर उस समय वो चल नहीं पाए। लेकिन उनका कीड़ा जो था म्यूज़िक देने का वो मरा नहीं। इसी बीच में उनकी मुलाकात अमीन सयानी साहब से हुई। अमीन सयानी साहब ने जब उनकी आवाज़ सुनी तो कहने लगे यार मियाँ तुम्हारी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, व्हाई डोंट यू डू सम रेडियो प्रोग्राम्स फॉर मी। तो ब्रिज जी ने अमीन साहब के साथ, जैसे मैंने अपना कैरियर शुरू किया, अमीन साहब के साथ ब्रिज जी ने अपना कैरियर शुरू किया और बकौल अमीन साहब हिंदुस्तान ने तलत महमूद साहब की तरह रेशमी आवाज़ रेडियो की दुनिया में अगर पैदा की है हिंदुस्तान ने तो वो है ब्रिजभूषण की। ब्रिजभूषण जी के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि फिल्म पठान जो थी दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय मधुबाला's फादर अताउल्ला खान साहब। पठान फिल्म जो थी वो उनकी प्रोड्यूस की हुई थी। तो ब्रिज जी का उनके घर में आना जाना शुरू हो गया था मधुबाला जी के घर। जी हाँ, ये एक किस्म से मधुबाला जी का ही प्रोडक्शन था, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री की वीनस कहा जाता है। जी हाँ, उन्हीं के यहाँ। तो उन्हीं की एक छोटी बहन थी जाहिदा, जो आज मधुर ब्रिजभूषण के नाम से जानी जाती हैं। तो जाहिदा जी के साथ इनका जो था, जो भी कह लीजिए पहली आंख का प्यार या पहला पहला प्यार, वो प्यार बाद में शादी में ढल गया। तो ये दरअसल ब्रिज जी जो हैं इस मायने में भी आप उनको याद कर सकते हैं कि ये मधुबाला जी के छोटे जीजा जी या जीजा जी हैं। इसके बाद ब्रिज जी ने बहुत सारी फिल्मों में, वो अक्सर कहा करते हैं यार मुझे मेरा जो कीड़ा था, तो उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस भी की और संगीत भी दिया। जैसे एक नाव दो किनारे 1973 की फिल्म, ये म्यूजिक इसमें इनका था। कामशास्त्र एक फिल्म आई थी 1975 में, उसमें भी ब्रिजभूषण जी का वो गीत थे। मिलाप फिल्म जो उनकी बड़ी सुपर हिट हुई थी, जिसमें मुकेश जी का गाना था कई सदियों से कई जन्मों से, ये गाना अपने ज़माने में बड़ा मशहूर हुआ था। 1972 की फिल्म थी। और इसके अलावा एक ज़रूरत 10-15 फिल्में और इन्होंने की। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि ऊपर वाले की शायद कृपा इतनी ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन रेडियो और टीवी की दुनिया में ब्रिजभूषण जी ऐसे छाए, जैसे कहते हैं कि
आसमान पे घटाएं और उनकी आवाज़ का जादू और उनके टीवी प्रोग्राम्स आज भी उन्हें एक आइडियल के तौर पर बहुत सारी आवाज़ें उनको जो है फॉलो करती हैं। मैं नाम उनके नहीं लूंगा, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिज जी कितने पॉपुलर हुआ करते थे। और खादी ग्रामोद्योग कमीशन के प्रोग्राम में भी उन्होंने प्रोडक्शन किया और बहुत सारी फिल्में भी उन्होंने प्रोड्यूस करने की। एक तो लेटेस्ट फिल्म है उनकी जो डब्बे में पड़ी हुई है, कहते हैं रिलीज नहीं हुई, तो हर जगह उन्होंने फिल्मी तौर पे काम किया। और आजकल वो जो है ट्रेनिंग सेंटर भी चलाते हैं जहां वो गायकों को और वॉइसेस को ट्रेन करते हैं। तो ब्रिजभूषण जी उस जमाने में जो थे एक कहना चाहिए धूमकेतु की तरह छाए हुए थे जब मेरा आगमन मुंबई में हुआ। इसके अलावा एक और वॉइस जी थी, शील कुमार जी। शील कुमार मरहूम, उनका एक प्रोग्राम बीके अंताक्षरी आज तक लोगों को याद है। और बीके अंताक्षरी से ही प्रेरित होकर जो जी टीवी पर अंताक्षरी प्रोग्राम आता था अनु कपूर साहब का, वो इसी प्रोग्राम से प्रेषित था। इसकी ही लोकप्रियता का लाभ उठाया गया था और गजेंद्र सिंह जिन्होंने इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था वो इसी से इंस्पायर हुए थे। और एक चीज़ और बता दूं कि जो जी टीवी पर प्रोग्राम अंताक्षरी अनु कपूर करते थे उसका ओरिजिनल एंकर आई वॉज द ओरिजिनल एंकर। लेकिन मैं उस समय टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, इंडियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के शोज करने मस्कत गया हुआ था, 1 महीने के लिए बाहर था, मुझे बहुत ढूंढा गया। लेकिन उसके बाद जिसकी तकदीर में होता है उसकी कहानी बता दूं मैं। तो मैं मस्कत गया हुआ था, तो गजेंद्र सिंह जी ने, चांद हमारे कश्मीरी वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, तो उनके साथ सोचा कि एक छोटा सा मैं सैंपल कर लेता हूँ। तो सैंपल के लिए भी जब उन्होंने अपना जो एयरपोर्ट के सामने एक छोटा सा होटल था जाल, वहाँ ज़्यादातर शूटिंग हुआ करती थी, तो वहाँ पर उन्होंने सेट बनाया था अंताक्षरी का, जिसको चांद जो थे वो स्क्रैच करने वाले थे। वहीं पर एक कबीर सीरियल शुरू हो रही थी जिसमें अनु कपूर कबीर बने हुए थे, तो वो भी बाजू में ही हो रही थी। तो चांद साहब को क्या हुआ, उस समय वायरल हो गया, वो आ नहीं पाए। टेलीफोन की व्यवस्था, उसमें मोबाइल वोबाइल तो होते नहीं थे, टेलीफोन पहुंच नहीं पाया। गजेंद्र सिंह जी बड़े परेशान हो गए। उसी समय अनु कपूर जी कूद कर वहां आए, उनको शायद उस समय फ्री थे, उन्होंने देखा हारमोनियम, तबला, म्यूजिशियन, तो उन्होंने हारमोनियम बजाना शुरू कर दिया। कहने क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? तो गजेंद्र जी ने कहा कि भाई मैं स्क्रैच करने वाला था अंताक्षरी, पहले यानी ओरिजिनल जो मैं था वो तो बाहर है, और दूसरे चांद जी को बुलाया, उनको वायरल हो गया। अरे मैं कर देता हूँ स्क्रैच तुम्हारा। तो अनु कपूर जी इस तरह उस अंताक्षरी उनका पदार्पण हुआ। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वो प्रोग्राम बहुत, तो शील कुमार जी के ही इस प्रोग्राम ने बहुत सी कहानियों को जो है किया। और शील कुमार जी भोजपुरी फिल्मों में भी काफ़ी एक्टिव रहे, काफ़ी फिल्मों में उन्होंने काम किया। तो ये वॉइसेस थी हिंदी की जो उस दौर में छाई हुई थी जब मैं मुंबई आया। इसके अलावा अंग्रेजी में उस समय हमीद सयानी साहब, माय गॉड, कैडबरीज डबल ओ क्विज, ओवल्टीन के प्रोग्राम किया करते थे। एक और वॉइस थी जुल बेलानी साहब, वाह वाह, क्या उनकी आवाज़ थी, जैसे बहता हुआ पानी होता है इंग्लिश की। जुल बेलानी साहब, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। इसके अलावा प्रताप शर्मा, ही वॉज अ किंग ऑफ वॉइस। इंग्लिश में प्रताप शर्मा जैसी वॉइस जो है वो हिंदुस्तान में पैदा नहीं की, ऐसा कहा जाता है। डॉक्यूमेंट्रीज उठा लीजिए पुरानी, या जो भी एड्स देख लीजिए, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट। फिल्मों में भी काम किया, स्टेज पे भी काम किया, लेकिन रेडियो और टीवी के कमर्शियल स्पॉट्स में भी उनका आज तक कोई भी सानी पैदा नहीं हुआ। इसके अलावा एक मिस्टर क्लार्क थे, ऑस्ट्रेलियन थे, उनसे भी मेरी भेंट हुई थी। तो उनका एक बड़ा, मैं रेडियो टीवी कमर्शियल में एक प्रोग्राम करने जा रहा था कमर्शियल के लिए, तो वहाँ क्लार्क साहब उसको अंग्रेजी में कर रहे थे। तो उनसे मैंने एक चीज़ सीखी। क्लार्क साहब जो थे इंग्लिश के वॉइस ओवर, वो 3 कलर की पेंसिल से मार्किंग किया करते थे, ब्लू, रेड और ग्रीन। तो मैंने उनसे पास 3, वो बोले स्ट्रेस के लिए ये, पॉज के लिए ये, फुल स्टॉप के लिए ये। तो मैंने उस समय देखा कि ऐसे कलाकार भी हैं जो 3-3 कलर की
पेंसिल्स लेके घूमते हैं और रिकॉर्डिंग के पहले मार्किंग करते हैं। पॉज मार्किंग बहुत ज़रूरी होती है, रेडियो हो या टीवी हो या डबिंग हो। तो क्लार्क साहब की वो जो चीज़ है मुझे याद आती है। तो ये अंग्रेजी की दुनिया में छाए हुए लोग थे। तो ये तो वॉइसेस थे। और हाँ, फीमेल वॉइसेस में मधुर जी यानी मधुर ब्रिजभूषण, जो मधुबाला जी की बहन थी जाहिदा जी, उनका दौर था। जरीना कादर थी एक, जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में डबिंग भी की और रेडियो में बहुत सारे प्रोग्राम किए। इसके अलावा आशा शर्मा जी, लक्ष्मी शर्मा जी, आशिमा सिंह, सुधा चोपड़ा, जो बहुत सारी फिल्मों में अमिताभ बच्चन की मां बनी, ये उस समय बहुत ही पॉपुलर वॉइसेस थी। और इसके अलावा मैं और कुसुम कपूर जी, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में आपसे निवेदन किया कि हम लोग मुंबई को अपना कर्म क्षेत्र बनाने आए थे। तो ये था उस दौर में वॉइसेस का हुजूम जब मेरा प्रवेश मुंबई में हुआ। तो इन सब से प्रतिस्पर्धा करते हुए मुझे आगे बढ़ना था। उसकी कहानी मैं बताऊंगा आगे। पर उस दौर में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्यादातर जो रेडियो के प्रोग्राम्स होते थे, कमर्शियल्स होते थे, वो उसका ज्यादातर प्रोडक्शन दो जगह होता था। एक जगह थी वर्ली, एक जगह थी कोलाबा। और मजे की बात यह है कि वर्ली में जो लोग काम करते थे वो वर्ली ग्रुप कहलाता था, और कोलाबा में जो काम करते थे वो कोलाबा ग्रुप कहलाता था। तो वर्ली ग्रुप में जो था, वहां जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, दैट वाज रेडियो कमर्शियल्स, जो शील कुमार मरहूम और कैलाश गोयल साहब ने मिलकर खोला था, जिसका नाम था रेडियो कमर्शियल्स। बाद में ये स्टूडियो दो हिस्सों में बढ़ गया क्योंकि दोनों पार्टनर अलग हो गए, जो बन गया रेडियो वानी और रेडियो जेम्स। रेडियो वानी शील कुमार जी ने शुरू किया और रेडियो जेम्स कैलाश गोयल साहब ने किया। तो ज्यादातर रिकॉर्डिंग्स रेडियो की यहाँ होती थी, दैट वाज इन वर्ली। और कोलाबा में जो स्टूडियो था, दैट वाज रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, जहाँ दो स्टूडियो थे, जहाँ अमीन साहब थे, अख्तर रोमानी थे, हसन रिजवी थे, और मैं भी जाकर जुड़ा था। इसके अलावा कोलाबा में तो नहीं कहना चाहिए, कोलाबा ग्रुप में ही आते थे वेस्टर्न आउटडोर, और उसके अलावा फेरोग्राफर्स। तो ये तीन स्टूडियो, और रेडियो भी, टीवी कमर्शियल नया नया खुला था। तो ये हमारे रेडियो के गढ़ हुआ करते थे, जहाँ ज्यादातर रेडियो प्रोग्राम्स रिकॉर्ड होते थे। और वर्ली ग्रुप के प्रतीक के रूप में पंडित विनोद शर्मा माने जाते थे, और कोलाबा ग्रुप के प्रतीक के रूप में अमीन सयानी और कुसुम कपूर माने जाते थे। तो ये दो उस दौर के जो चीज़ें थी, ये मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे उस समय की रिकॉर्डिंग्स हुआ करती थी, और किस तरह वर्ली ग्रुप के लोग जो थे वो ज़्यादातर वर्ली ग्रुप में रहते थे। जब वो वर्ली ग्रुप से कोलाबा ग्रुप में आते थे तो कोलाबा ग्रुप वाले लोग जो थे उनको बड़ी अजनबी नज़रों से देखते थे, और यही हाल वो होता था। लेकिन बाद में अमीन साहब, विनोद शर्मा जी, कुसुम कपूर के प्रयासों से ये दोनों जो ग्रुप थे, इनके सारे जो कलाकार थे आपस में मिलने लग गए। और मुझे याद है कि कुसुम कपूर जी ने एक रामायण का पूरा रामायण जो था उसको म्यूजिकल रिकॉर्ड किया था, और जिसमें ये सारे कलाकार, मेरे ख्याल से अमीन साहब और ब्रिजभूषण जी को छोड़ के जिनके भी नाम मैंने लिए, ऑल द वॉइस आर्टिस्ट वेयर अंडर वन रूफ, अंडर वन रूफ। और उसी समय किसी ने मजाक किया था, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बोले अगर आज छत गिर जाए तो सारे के सारे मुंबई के आर्टिस्ट खत्म हो जाए। क्या मतलब सोचने, ये सोचना जिसको विशेष सोचना जिसको बोलते हैं ना, दैट वाज देयर। तो दोस्तों ये था, मैंने माहौल खींचने की कोशिश की, एटमॉस्फेयर खींचने की कोशिश की कि जब मैं मुंबई, रेडियो सिलोन छोड़कर मुंबई आया तो किस तरीके का माहौल था, कैसी कैसी वॉइसेस थी, और कैसे कैसे मिरेकल्स उस जमाने में हो रहे थे। विविध भारती उरूज पर जा रहा था, रेडियो सिलोन भी बहुत ऊंचाई पर पहुंच रहा था, और उस दौर में बहुत सी आवाज़ों की ज़रूरतें थीं। और मज़े की बात बताऊं आपको, आज मुंबई में, उस दौर में जो मैंने आवाज़ें, आज मुंबई में 600 से ज़्यादा वॉइस आर्टिस्ट हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए। तो उन सबको मैं विश करता हूं। और मैं ये जो कहानी कह रहा हूं, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि मैं सिर्फ
नई जनरेशन को बताना चाहता हूं कि किस तरह आप जो यहां पहुंचे हैं वो आप सीधे नहीं पहुंच गए हैं। उन सीढ़ियों को पार करते हुए, उन पायदानों को पार करते हुए आप यहां तक पहुंचे हैं। और उन नींव के पत्थरों को, आज तो महल खड़े हैं, लेकिन उन नींव के पत्थरों को मत भूलिएगा जिन पर आज की इमारत खड़ी है। ठीक है, अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगा। और एक चीज और बता दूं कि मेरा ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? ताकि मैं आपके सामने लगातार ऐसे प्रोग्राम पेश करता रहूं। ठीक है, और मेरा ईमेल एड्रेस तो आपके पास है ही, फिर से बोल देता हूं, हाँ, manoharmahajan2013@gmail.com। और व्हाट्सएप नंबर है 8795707776। ठीक है, तो अपनी राय, अपना सुझाव और अपनी मतलब जो भी आप क्रिटिसाइज करना हो उसकी भी प्रॉब्लम नहीं है। तारीफ करना चाहें तो किससे बुरी लगती है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।